एक बार फिर से स्वागत है आपका फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। आज हम आप लोगों को जो चर्चा करेंगे वो भूमंडलीय ऊष्मन या वैश्विक तापमान वृद्धि, या जिसी को हम लोग बहुत लोकप्रिय भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके संदर्भ में आप लोग की हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो थोड़ा सा सामान्य परिचय हम लोग देखें, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो पृथ्वी की सतह में जो उसके औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में जो दीर्घकालिक वृद्धि होती है उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी की का जो औसत तापमान है, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान है वो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में यानी पृथ्वी की सतह के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार मुख्य जो कारण है, यद्यपि ग्लोबल वार्मिंग का कारण प्राकृतिक कारण भी है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो मानवीय कारण ही है। जो समस्या उत्पन्न हुई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वो मानवीय कारणों से ही उत्पन्न हुई है। तो एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि पृथ्वी की सतह के में जो पृथ्वी की सतह है उसके औसत तापमान में दीर्घकालिक, ध्यान दीजिएगा, दीर्घकालिक वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर देखा जाए स्रोत है, तो दो कारणों से मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग का जो स्रोत को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। यद्यपि इसकी व्याख्या हम आप लोग को डिटेल में करेंगे। तो एक भूमंडलीय तापन के जो दो मुख्य स्रोत है उसमें एक है हरित गृह प्रभाव। जैसा आपको लिखा हुआ चित्र में लिखा हुआ है, तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है। तो कुछ गैसें हरित गृह की तरह काम करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जलवाष्प आदि। गृह प्रभाव से आशय है कि ये गैसें क्या होती है, सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी की सतह पर आने देती हैं, आसानी से आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह से पार्थिव विकिरण का जो उत्सर्जन होता है उसको क्या होता है, बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, अर्थात उनका अवशोषण भी कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। जैसा आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं कि जो प्रमुख देशों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का भी दिया गया है। और अगर आप लोग इसी तरीके से स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस गैस का कितना योगदान है। तो अगर हम लोग देखें तो ग्रीन हाउस में, जो ग्रीन हाउस गैसों में जो योगदान है, ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा योगदान है, अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। लेकिन अगर प्रभावशीलता देखा जाए, एक अणु से तुलना किया जाए, तो सबसे ज़्यादा अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये सब जो आप लोग की गैसें CFC गैसें हैं या सल्फर टेट्रा डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, इनका क्या होता है, प्रभावशीलता ज़्यादा होता है। यानी हम लोग कहते हैं कि अगर तुलना किया जाए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है जितना गर्म करेगा वायुमंडल का, वो अगर CFC का एक अणु होगा तो वो लगभग उसका 1000 गुना से ज़्यादा करेगा। लेकिन चूंकि और गैसों की मात्रा बहुत अल्प है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा, इसलिए जो सबसे ज़्यादा योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में, लगभग 76% के आसपास जो योगदान है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में कुल गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखा जाए, भाग देखा जाए, तो ये लगभग 0.041% यानी 1% से ही बहुत कम है। जैसा हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन गैस लगभग 78% है, ऑक्सीजन 21% है। लेकिन अब इसकी अल्प मात्रा भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान जो है लगभग 76% है, जबकि हम लोग देखते हैं कि मीथेन का लगभग 16% है। औद्योगिक क्रांति के पहले अगर हम लोग देखा जाए तो यानी 1700 अगर 50 में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वायुमंडल में 280 से लेकर 290 ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन होता है। वहीं वर्तमान में देखा जाए तो ये बढ़कर 418 ppm हो गया। अर्थात आयतन की दृष्टि से अगर देखें तो 0.028% से बढ़कर 0.0418% हो गया। यानी अगर आप वर्तमान में देखा जाए तो 1750 से अब तक लगभग 50% की वृद्धि हो चुकी है। इसका कारण क्या है, लगातार
कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही। यही कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि लगातार हो रही। एक थोड़ा सा हम लोग चर्चा ग्रीन हाउस की कर लें। ग्रीन हाउस का मतलब होता है, जो शब्द आया, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में ठंडियों में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लगभग बर्फ़ जम जाती है, गर्मी बहुत कम पड़ती है और बहुत छोटे कम अवधि के लिए होती है। इसलिए वो लोग कांच का घर बनाते थे, जिसमें ठंडियों में हरी साग सब्जियाँ उगाते थे, जैसे चित्र में दिख रहा है। तो ये जो कांच का घर होता है, ये सूर्य से आने वाली विकिरण को तो आसानी से आने देता है, यानी गर्मी को आने देता था, लेकिन जो ऊष्मा को उत्सर्जन होता था उसको ये रोक लेता था। तो उसके घर के अंदर क्या होती थी, गर्मी बनी रहती थी। क्योंकि इसमें हरी साग सब्जियाँ अधिकतर उगाई जाती थी, इसलिए इसको ग्रीन हाउस कहा गया। इसी प्रकार हम लोग जब देखें कि जो कुछ गैसें भी सूर्य की किरणों के संदर्भ में सूर्य की विकिरण को तो आने देती हैं, लेकिन पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देती हैं, तो इसी शब्द से लिया गया, ग्रीन हाउस लिया गया। तो अब देखा जाए कि CO2 के उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो प्रमुख जो स्रोत है ऊर्जा उत्पादन है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से जो लाइटें बनती हैं, लगभग 42% योगदान इसका है। उद्योगों का योगदान लगभग 19%, इसमें इस्पात, स्टील, ये सब, सीमेंट, ये उद्योग मुख्य रूप से हैं। परिवहन का योगदान लगभग 15% और घरेलू व्यावसायिक योगदान लगभग 6% है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे, अगर ग्लोबल वार्मिंग यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा उत्पादन है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का मुख्य स्रोत मानव ही है, मानव की गतिविधियाँ ही है। यद्यप सीमित मात्रा में प्राकृतिक कारणों से भी उत्सर्जन होता है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया, बाढ़, जंगल में आग लग जाने के कारण भी ऐसा होता है। तो जो मुख्य हम लोग कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान में निकल रही है वो कोयला से, फिर पेट्रोलियम से, फिर प्राकृतिक गैस से। अब प्रमुख हम लोग आपको अभी चित्र में हम आपको दिखाए भी थे कि सबसे ज़्यादा उत्सर्जक जो देश हैं 2024 के दृष्टि से देखा जाए तो चाइना लगभग 30%, USA लगभग 14%, भारत लगभग 7% योगदान करता है। मीथेन गैस क्या होती है? मीथेन गैस का योगदान ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 16% है। लेकिन गैस की जो अणु की प्रभावशीलता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु की अपेक्षा लगभग 25 गुना है, यानी इसका प्रभाव ज़्यादा होता है अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ती है वायुमंडल में, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.0019% है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी ये कहाँ से निकलती है? तो ये पशुओं की पाचन क्रिया यानी पागुर जो जुगाली करते हैं उससे लगभग 30% निकलता है, धान की खेत से लगभग 10% निकलता है, तेल और प्राकृतिक उत्पादन में जो गैसों का रिसाव होता है उससे 8%, कचरा डंपिंग से लगभग 11%, दलदल यानी गीली भूमि जो आर्द्र भूमि होती है उससे लगभग 16% मीथेन गैस निकलती है। ये एक अन्य जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका जो देखा जाए यो कितना है, मात्रा कितना है वायुमंडल में, तो अगर हम लोग देखते हैं तो 0.0033% है। ये नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसकी वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता CO2 के एक अणु की अपेक्षा लगभग 298 गुना अधिक है। यही कारण है जो नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में योगदान इसका 6% हो जाता है, इसलिए इसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। इसके जो स्रोत हैं मुख्य रूप से कृषि यानी उर्वरक का उपयोग से लगभग 60% होता है, पशुओं के अपशिष्ट से 10% और उद्योग जैसे नायलॉन रसायन उद्योग से लगभग भी 10% होता है। नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन को भी नुकसान पहुंचाती है। अब एक देखिए जलवाष्प, जैसे लोगों को लगता होगा कि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, लेकिन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4% हो सकती है, ये परिवर्तनशील होती है और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारण क्या है। देखिए प्राकृतिक कारकों में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, आपका जलवाष्प है। प्रतिशत मात्रा की दृष्टि से भी ये सबसे अधिक इसका मात्रा पड़ता है, क्योंकि इसका लगभग 0 से लेकर 4% होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.0041% है। एक ओजोन गैस है। वायुमंडल में ओजोन गैस की अत्यंत अल्प मात्रा पाई जाती है। ओजोन गैस मुख्य रूप से वायुमंडल में 10 से लेकर 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और इसका अधिकांश भाग समताप मंडल में है। लेकिन जो समताप मंडल में ये भाग है, ये पृथ्वी पर जो आती हैं सूर्य से पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण आती हैं, उनको रोक लेती है।
जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि नहीं होती, लेकिन जो क्षोभ मंडल में थोड़ी मात्रा है वो कैसा काम करती है, वो ग्रीन हाउस जैसा काम करती है। तो इसका भी योगदान ओजोन गैस का भी माना जाता है जो क्षोभ मंडल में है। एक CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहा जाता है, ये तो बहुत न्यून मात्रा में है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, एरोसॉल है, फोम है आदि हैं। इसका योगदान 1 से 2% तक होता है, लेकिन ओजोन के क्षरण में इसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका उपयोग लगभग बंद भी हो गया है। अब एक जो अन्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग में, ओजोन क्षरण है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ओजोन क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर एक तीव्र गंध वाली, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई एक तीव्र गंध वाली अत्यंत जहरीली गैस है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में, आपको मैंने जैसे बताया, 10 से 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन इसका कुछ भाग क्या होता है, क्षोभ मंडल में भी है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली क्या करती है, जो हानिकारक तथा अधिक ऊष्मा वाली, ऊर्जा वाली जो होती हैं, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लेती है। यदि हम लोग कहते हैं समस्त पराबैंगनी विकिरण धरातल पर पहुंच जाए तो यहाँ कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां तो होगी ही, वहीं पृथ्वी के तापमान 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी एक जैविक भट्ठी बन जाएगी, जो बायोलॉजिकल फर्नेस बन जाएगी। और वर्तमान में ओजोन का क्षरण भी हो रहा है, यानी अगर ओजोन का पूरा क्षरण हो जाए तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि पृथ्वी पर मानव का रहना संभव नहीं होगा। ओजोन की परत में कहा जाता है अगर 1% की कमी हो जाए तो जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है उसमें 2 से 3% की वृद्धि हो जाती है। अगर 50% कमी हो जाए तो 100 से 200% की वृद्धि हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका जो पर है, जहाँ ओजोन का छिद्र बनता है, वहाँ जो UV होती है यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है 200% बढ़ जाती है। जब अब माना जाता है कि यहाँ का जो छिद्र है ओजोन छिद्र है, जो अगला वीडियो बना के बताएंगे, तो उसमें क्या होता है कि लबत छिद्र अब भर गया है। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। इसके अलावा क्या है, हैलन गैस है। जो हैलन गैस किसको कहा जाता है, तो जो अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से उसी से उत्सर्जित होता है। इसके अलावा ओजोन क्षरण का कारण एक सुपरसोनिक विमान भी है जिसको फाइटर जेट भी कहा जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी है। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं। अब एक देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक प्रयास क्या किया गया, यानी जो कहा जाता है ग्रीन हाउस को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्योटो एक जापान का शहर है, तो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। और ये क्या कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, TT है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। और इसको कब लाया गया था, 11 दिसंबर 1997 को, और लागू ये हो गया था 11 फरवरी 2005 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, कम किया जाए, और लगभग क्या कर दिया जाए, 1991 के स्तर पे ला दिया जाए। तो इसी को हम लोग प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो 1987 में लाया गया। ये विश्व के लगभग सभी देशों ने CFC और हैलन गैस जो हैं, जैसी गैस जो ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, उसके उत्पादन पे बंद करना था। और 2024 तक देखा जाए तो लगभग 99% हानिकारक गैसों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा चुका है, जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी थी, खासकर जो CFC गैस थी। तो इसको लगभग बंद कर दिया गया। तो और हम लोग इसी की याद में क्या मंगाते हैं, ओजोन के प्रति जागरूक रहने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी मनाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसका था, जो मुख्य उद्देश्य था इसका, उन गैसों का, उन पदार्थों पर रोक लगाना था जो ओजोन क्षरण को बढ़ावा देते थे या ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी थे। तो इसका संबंध किससे था, ग्लोबल, इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसका संबंध था आपका ओजोन गैस के क्षरण से। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखा जाए, अगर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखा जाए, तापमान वृद्धि से अगर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है तो लगभग कहा जाता है कि जो हुई है, वृद्धि हुई है, उसके 100 सालों में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया है। इसके कारण क्या होता है, सूखा, गर्मी, मौतें,
बिजली की मांग, ये सब बढ़ता है। तो अगर तापमान बढ़ता है तो सूखा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, गर्मी से मौतें ज़्यादा होंगी, बिजली की मांग बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर अगर जब पिघल जाएंगे तो आप लोग जैसा जानते हैं कि एक तरफ जहाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति में समस्या हो जाएगी, जो सदाबहानी नदियाँ हैं वो बहना बंद हो जाएंगी, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, तटीय क्षेत्र और जो द्वीपीय क्षेत्र के डूबने की संभावना होगा, जैसा किरबाती देश के बारे में पिछले कुछ सालों से में चर्चा हो रही है। खेती एवं खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, जैविक विविधता पे असर पड़ेगा, जंगलों में आग लगने की घटनाएं होंगी। इस प्रकार क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का बहुआयामी संकट होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग का बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर। तो ग्लोबल वार्मिंग के अन्य कारणों में अगर हम लोग देखें तो वनों की कटाई है, क्योंकि वन जैसा हम लोग जानते हैं कि वातावरण को ठंडा करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं। इसके अलावा शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धि और परिवहन साधनों का अधिक उपयोग भी इसका कारण है। एक शब्द हम लोग देखें कि ग्रीन हाउस गैस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ग्रीन हाउस गैस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक नील्स गुस्ताफ एकहोम ने किया था 1901 में। लेकिन इसकी अवधारणा इससे पहले ही फ्रांस के जोसेफ फूरियर ने 1824 में ही दे दी थी। तो इस प्रकार हम आप लोग को जानकारी दिए, आशा करता हूँ।